एसएससी जीडी की तैयारी को और परखने के लिए आप लोग एक प्रैक्टिस सेट तैयार कीजिए। आज की इस क्लास में हम लोग 2018 का एक पेपर तैयार करेंगे। आपका स्कोर इस पेपर में कितना रह रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में जरूर बताएं। इन 20 प्रश्नों को इस शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे कि आपको कोई भी प्रश्न बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा और ये अंदाजा लगा लो कि एसएससी जीडी किस लेवल का आपको पेपर देता है। सारे के सारे प्रश्न 11 फरवरी 2018 के पेपर में आए हुए हैं। आप लोग भी बस अच्छे से ये तैयार कर लो इस प्रैक्टिस सेट के साथ कि इस 20 प्रश्नों को आप कितने टाइम में कर रहे हैं और आपका स्कोर कितना रह रहा है। सबसे पहले आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं जो अनुपात का है। जहां एक्स और वाई में अनुपात दे रखा है, जेड और वाई में अनुपात दे रखा है, हमें एक्स और जेड में अनुपात बताना है। अगर यही प्रश्न आपका एक्स, वाई और जेड तीनों में अनुपात पूछता तब भी आप इसी मेथड से इसे करते। एक्स और वाई में अनुपात दे रखा है 6:5 का और बाई और जेड में नहीं पता है तो जेड और बाई को अगर हम बाई पहले कर दें, इसे बाई और जेड लिख सकते हैं, तो फिर ये 25 आपको पहले लिखना पड़ेगा। मतलब बाई और जेड में जो रेशियो बनेगा वो 25:9 का बनेगा। कभी भी अगर अनुपात के प्रश्न को हल करना है तो ये याद कर लो कि वहां पर सारे के सारे पद पूरे होने चाहिए। यहां पर जेड के पास में जगह खाली है तो इस खाली जगह को आपको भरना है और भरते किससे है, जो संख्या उसके पास में हो। यहाँ 5 लिखा है तो 5 यहां लिख लो। इसको अगर भरना है तो यहाँ 25 लिखा है तो 25 को यहां लिख दो। अगर इन सभी की गुणा करके यहां पे लिख लोगे तो जो नया रेशियो मिलेगा वो एक्स, वाई और जेड में मिलेगा। क्योंकि हमें एक्स और जेड में केवल अनुपात बताना है तो एक्स का मतलब हो गया 25 और 6 की गुणा करोगे ये 150 लिखा है और जेड का मतलब हो गया 5 और 9 की गुणा करोगे, यही क्या है, इनका रेशियो है। अब रेशियो अगर किसी संख्या से कट रहा है तो उसे काट दो और अगर नहीं कट रहा है तो यही इसका आंसर है। 5 से अगर इसे काटोगे 5 पर, 3 से काटेंगे 3 पर और 3 से काटेंगे 2 पर, ये 5 दूनी 10 बनेगा और ये बनेगा केवल 3। ये लिखा हुआ है एक्स का मान, ये लिखा है जेड का मान। 10:3 पहले ऑप्शन में है। अगर यहाँ पे एक्स, वाई, जेड तीनों का रेशियो पूछा जाता, इन दोनों की गुणा करते, इन दोनों की गुणा करते और इन दोनों की गुणा करते, जो भी आंसर आता वही तीनों का रेशियो होता। और अगर ये तीनों संख्याएं किसी एक कॉमन संख्या से अगर कटती या विभाज्य होती तो हम लोग विभाज्य होने के बाद जो आंसर आता उसे मानते। 35, 39, 41, 46, 27 और एक्स का औसत 38 है तो एक्स का मान बताना है। कुछ संख्याएं दे रखी हैं, एक 35 दे रखी है, एक 39, 41, 46, 27 और एक्स, इन सभी का औसत जो है वो 38 दे रखा है। अगर इनका औसत 38 दे रखा है इसका मतलब ये होगा ये सभी संख्याएं 38 38 के बराबर है। तो x की जगह क्या लिखा होगा? अगर ये सभी संख्याएं 38 के बराबर है तो आप देखोगे भाई यहां पर तो 3 कम लिखा है 38 से और यहां पर 1 ज्यादा लिखा है। यहां पर 41 लिख दिया है तो यहां पर 3 ज्यादा लिख दिया है। यहां 46 लिखा है तो ये 38 होना चाहिए। ये आपका 8 ज्यादा लिखा है और यहां 27 लिखा हुआ है तो ये 38 से कितना ज्यादा लिख दिया है? 38 होना चाहिए लेकिन इसे लिखा है 7 तो ये 11 अभी यहाँ पे कम लिख दिया है और हमें इसका मान बताना है कि कितना होगा। अब आप ये देख लो इन सभी संख्याओं में कितना डिफरेंस है भाई, ये -3 और ये +3 हटा दू, 1 रुपए प्लस का और 11 रुपए प्लस 8 रुपए प्लस के, तो ये प्लस के जो बनेंगे वो 9 रुपए बनेंगे और 11 आपका माइनस है। यानी यहाँ जो 38 के हिसाब से हिसाब किताब बन रहा है वो -2 का बन रहा है। एक्स का मान भी 38 ही होना चाहिए। अब यही -2 अगर हम यहाँ जोड़ देंगे तब हमें एक्स का मान पता लग जाएगा, 40 होगा। जहां एक्स लिखा हुआ है वहां पर 40 लिखा हुआ हो। इसी प्रश्न को दूसरे कॉन्सेप्ट से आप ऐसे कर सकते हो, इन सभी संख्याओं को जोड़ लो। अब चूंकि ये कितनी संख्याओं का औसत है, 6 संख्याओं का, और यहां 6 से गुणा करो, जो वहां सबका जोड़ आए उसे इसमें से कम कर दो, एक्स का मान आपका निकल कर आ जाएगा। पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। यदि वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है तो 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? अगर वो नहीं रुकता तो 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगता? ये हो गई आपकी डिस्टेंस और ये क्या है, उसकी स्पीड दे रखी है। सबसे पहले अगर आपको समय बताना है यहां पर अच्छे से एक फार्मूला याद कर लो, चाल बराबर दूरी बटे समय। और समय बराबर क्या होगा, चाल अगर यहां है तो दूरी बटे समय, समय यहां पहुंच गया। इसका कॉन्सेप्ट होता है दूरी बटे
चाल। अब चाल कितनी दे रखी है और दूरी, दूरी आपको 56 किलोमीटर दे रखी है और चाल दे रखी है 8। 8 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 7 किलोमीटर। 7 घंटे का समय लगा होगा, 7 घंटा आपका आंसर आ गया। 56 किलोमीटर दूरी अगर 8 की स्पीड से चलोगे तो 8 सत्ते 56, सीधे सीधे 7 घंटे का समय लग रहा है। लेकिन ये तब लग रहा है जब लगातार चलना हो, जबकि यहां पे क्या करना है, हर 3 किलोमीटर चलने के बाद वो रुक रहा है। और कितनी देर रुकता है, 5 मिनट। अगर आपको 56 किलोमीटर चलना है और 56 किलोमीटर चलने का मतलब 3 किलोमीटर चलने के बाद आप 5 मिनट आराम करोगे, तो हम इस 56 को अगर 3 से भाग करेंगे, पहले 3 किलोमीटर चले, इसका मतलब ये हुआ, देखो 3 किलोमीटर चले और 5 मिनट रुक जाओ, फिर 3 किलोमीटर चलोगे 5 मिनट रुकोगे, फिर 3 किलोमीटर चलोगे 5 मिनट रुकोगे। ऐसे 56 किलोमीटर चलने में आप कितनी बार रुकोगे ये पता कर लो। 3 से इसे भाग करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 एकम 3, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, यानी 18 3 54 होता है। अब आपको 2 अभी किलोमीटर बचा है, उसमें थोड़ा रुकेंगे, वो तो चलता ही रहेगा, तो जो बच रहा है उसे छोड़ देंगे। 18 बार आप रुक रहे होंगे। अब 18 बार रुक तो रहे हैं, 18 बार क्या करेंगे, रुकेंगे। अब एक बार अगर रुक रहे हो तो 5 मिनट लग रहे हैं, 18 बार का मतलब आप रुक रहे हो तो 18 पंजे 90 मिनट आप रुक रहे हो। अगर 90 मिनट रुक रहे हैं तो इसका मतलब ये 90 मिनट कितना होता है, 90 मिनट को आप अपनी भाषा में क्या बोलोगे, इसके लिए हम 60 मिनट के लिए 1 घंटा कहते हैं। तो 90 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा प्लस 30 मिनट, यानी आधा घंटा। कुल मिला के हम इसे 1.5 घंटा कहेंगे। 7 घंटे का टाइम आपको यहां लग रहा है, 1 घंटा 30 मिनट यहां लग रहा है। टोटल आपका टाइम बना होगा 7 घंटा और 8 घंटा 30 मिनट, और 8 घंटा 30 मिनट आपका बी ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, जहां लिखा है रवि, मनीष और नवीन एक काम को अकेले 30 दिन, 15 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं यदि वे मिलकर काम शुरू करते हैं। लेकिन रवि काम शुरू होने के 2 दिन बाद और मनीष काम शुरू होने के 3 दिन बाद, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। तो नवीन शेष काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। देखो, एक रवि हो गया, एक मनीष हो गया, एक नवीन हो गया। ये बंदा कितने दिन लगा रहा है, 30 दिन लगा रहा है, ये लगा रहा है 15 दिन और ये लगा रहा है 10 दिन। अब टोटल काम कितना होगा, इन तीनों संख्याओं से कटने वाली एक संख्या बताओ, यानी सीधे सीधे इनका एलसीएम बताओ। जो 30 होगा ये टोटल काम है। अगर कुल काम को हम 30 से भाग करेंगे तो इसकी क्षमता 1 आएगी। 30 को अगर 15 से भाग करेंगे इसकी क्षमता 2 आएगी। 30 को अगर 10 से भाग करोगे इसकी क्षमता 3 आएगी। ये एक दिन में 1 काम कर रहा है, ये एक दिन में 2 कर रहा है, ये एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो तीनों लोग मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 2 5 और 1, ये सभी लोग मिलके एक दिन में 6 काम करेंगे। फिर कहा है रवि काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम को छोड़ रहा है। तो इन तीनों लोगों ने 2 दिन तक तो काम किया होगा, यानी हम पहले ये पता करेंगे 2 दिन का काम, तीनों का 2 दिन का काम कितना होगा। अगर ये तीनों लोग 2 दिन तक काम कर रहे हैं तो कितना काम करेंगे। अब इन्होंने काम किया कितना है, 6 काम एक दिन में कर रहे हैं और 2 दिन तक करना है, तो ये 12 काम कर सकते हैं। 12 काम इन्होंने 2 दिन में कर लिया। उसके बाद क्या हुआ होगा, रवि ने काम छोड़ दिया है तो रवि को हटा दो यहां से। अब मनीष और नवीन करेंगे और ये 3 दिन तक काम करते हैं। इन्होंने प्रश्न की लैंग्वेज को थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया है। 3 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया है। जब इन्होंने 3 दिन तक साथ में काम किया होगा तो ये कितना होगा, अब बचा होगा मनीष और नवीन। तो मनीष काम करता है 2 और नवीन काम करेगा 3। ये 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 काम करेंगे। लेकिन कितने दिन तक कर रहे हैं, इन्होंने किया है 3 दिन तक। तो 2 और 3 5 और 5 की गुणा 3 से करोगे, इन्होंने काम कर दिया है 15 काम इन लोगों ने कर दिया। अब 12 काम पहले हो गया था, 15 काम अभी हो गया है। तो काम हो कितना गया है भाई, कुल काम कितना हो गया है, 12 इन्होंने किया, 15 इन्होंने, 27 काम कर दिया। तो काम बचा कितना होगा, शेष काम 30 काम टोटल था। 30 में से 12 काम पहले हो गया था और 15 काम अब हो गया। 30 में से 12 और 15 एक साथ 27 कम करोगे, 3 काम बचा होगा। ये 3 काम किससे कराना है, शेष काम को नवीन से कराना है। नवीन एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट। इसे 3 से भाग करोगे, आंसर आपका 1 दिन आंसर आएगा।
एक दिन में वो इस काम को अकेले कर सकता है और एक दिन आपका पहले ऑप्शन में दे रखा है। मनोज 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदता है तो 50% का लाभ कमाने के लिए 90 रुपए में उसे कितनी टॉफी बेचनी चाहिए? 486 रुपए में कितनी कर रहा है वो? 324। 486 रुपए मार्केट लेकर जाओगे और 324 टॉफी क्या करोगे? खरीद लोगे। ये टॉफियां इतनी क्या की हैं? खरीदी हैं। अगर इतनी टॉफी आप 424 रुपए में, 486 रुपए में खरीद रहे तो एक टॉफी का क्रय मूल्य कितना होगा? सबसे पहले एक का पता करो। एक टॉफी का क्रय मूल्य निकाल लो, यानी सीपी हम लोग निकालेंगे। अगर 15 रुपए में आप मान लो 3 समोसे ले रहे हो तो एक समोसा कितने का होगा? बिल्कुल सीधी सी बात है, 15 रुपए हो गए, 3 समोसे हो गए, तो 3 समोसे से इसे भाग कर दोगे। यहां सीपी निकालोगे तो 486 के लिए 324 से भाग करेंगे। ये एक टॉफी की कीमत पता लग गई। अब इसे काट पीट कर जितना छोटा करना चाहो उतना छोटा कर लो। अगर इसे 6 से भाग करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। 6 से भाग करेंगे, 6 पंजे 30, 6 चौक 24। 27 से करोगे, 27 तिया 81 और 27 दूनी 54। 3/2 आ जाएगा, जिसे हम लोग 1.5 कहेंगे। एक टॉफी जो होगी वो 1.5 रुपए में उसने खरीदी है। अब 90 रुपए में हम कितनी टॉफी बेचें कि 50% का लाभ हो? तो कहीं पर भी अगर 50% लाभ लिखा है, इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि 100 रुपए की चीज को अब आप 150 रुपए में बेचोगे। तो सेलिंग प्राइस अब कितना होगा? अगर 50% का लाभ लेना है तब बेचा कितने में होगा आपने? भाई 3/2 एक टॉफी का मूल्य है, तो 3/2 का हम 50% फायदा करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए की चीज को 150 रुपए में बेच दो, तब जाके आपको 50% का फायदा होगा। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 50 तिया 150, 50 दूनी 100, टोटल आपका बन जाएगा 9/4। 3/2 रुपए में हम एक टॉफी को खरीद रहे हैं और 9/4 रुपए में एक टॉफी को बेच रहे हैं। 90 रुपए में कितनी टॉफी आपको बेचनी होगी ये बताना है। तो 90 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी? अगर आप एक टॉफी को इतने रुपए में बेच रहे हैं, ये मान लो 5 रुपए लिखे हुए हैं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 90 रुपए में ये 5 रुपए में बेचना है तो 90 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाएंगी? तो सीधी सी बात, आप आसानी से यही तो कहोगे कि 90 के लिए 9/4 से भाग कर दो। जब 9/4 से भाग करोगे, 9 दहाई के 90, ये 4 ऊपर पहुंच के गुणा हो जाएगी। 40 टॉफी यहां से आंसर आएगा। उसे 90 रुपए में 40 टॉफियां बेचनी चाहिए, तब जाके उसे 50% का फायदा होगा। यही प्रश्न अगर लेवल थोड़ा सा बदल देते तो यहाँ 50% की हानि पर आ जाता। अगर 50% की हानि होता, 100 रुपए की चीज को फिर 50 में बेचा जाता, तब इस प्रश्न का यहाँ पे डिजिट चेंज हो जाता और यहाँ पे आपका आंसर कुछ और आता, बाकी पैटर्न सेम यही रहता। पुनीत 60 किलोमीटर की चाल से अपने दफ्तर जाता है और 90 की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी? एवरेज स्पीड अगर कभी भी पूछी जाए तो इसका सीधा सा फंडा याद कर लो। 2 लिखोगे और दोनों चाल की गुणा करोगे, तो पहली चाल 60 हो गई, दूसरी चाल 90 हो गई और भाग में दोनों चाल को जोड़ देंगे। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 गुणा 60 गुणा 90 और जब इसे जोड़ा होगा तो ये 150। कैलकुलेट अगर इसे करेंगे, एक जीरो से तो एक जीरो कटेगा, 15 से इसे काटोगे 4 पर, 9 चौक 36 दूनी कितना होगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये कहीं ऑप्शन में नहीं है। सारी जो स्पीड दे रखी है वो किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा करोगे, अब आपका आंसर मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। जबकि यहां से ये चीज हटा दोगे, 18 चौक कितना होता है? 72। 4 और 5 की गुणा करोगे, 20 आपका आंसर होगा। 20 मीटर प्रति सेकंड ये रहा। एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है और आधार का व्यास दे रखा है।
पूरी दुनिया में कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जहां पर व्यास की जरूरत पड़े, हमेशा आप त्रिज्या निकाला करो। तो त्रिज्या का मतलब है ये रेडियस आर निकाल रहे हैं, आर निकालने का फार्मूला होता है व्यास का आधा कर दो। अगर व्यास का आधा करेंगे आर निकल के आ जाएगा। बेलन का आयतन पूछा है, बेलन यानी सिलेंडर, आयतन का मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, क्वांटिटी कितनी होगी, उसमें कितना पानी आएगा। फार्मूला इसका याद कर लो, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या होता है, ये कभी कभी प्रश्न में लिखा हुआ भी आ सकता है और कभी कभी नहीं लिखा हुआ भी आएगा। अगर लिखा हुआ है तो आप वो वाला लगाओ जो लिखा है, वरना आप अपने हिसाब से या तो 22/7 लगाओगे या 3.14 लगाओगे। पाई की जगह पर 22/7 और आर की जगह पर 3.5/2, 3.5/2 और एच की जगह पर लगाओगे 16। अगर इसे कैलकुलेट करोगे, डेसिमल के प्रश्न आपको कठिन लगते हैं, अगर कठिन लग रहे हैं तो ये डेसिमल आप अभी हटा लो, वरना देख लो इस 2 से इसे काटोगे तो ये 8 पर, इससे काटोगे ये 4 पर। अगर ये डेसिमल नहीं है तो 7 पंजे 35, लेकिन डेसिमल है तो डेसिमल लगा दो। किस किस की गुणा करोगे, 22 बचा, 3.5 बचा, 0.5 बचा और ये 4 बचा। 4 की गुणा 5 से करेंगे 20 और 20 का लगा दो 0। अब 2 बचा, 2 की गुणा 35 से करोगे 70 और 70 का 0। अब 7 बचा, 22 की गुणा 7 से 154। एक के बाद दशमलव यहां और एक के बाद यहां, आप दशमलव 2 के बाद लगाओगे 154.0। अगर कहीं लिखा है उसे लिखो या मत लिखो, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। कितने वर्षों में 10,640 रुपए की राशि पर 5% ब्याज की दर से इतने रुपए का ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज का सिंपल सा फार्मूला याद कर लो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 4 चीजें आपको यहां ऐसी दिख रही होंगी जिनके लिए आप अंगणित में बनाओगे, भाई ये तो 100 निश्चित वैल्यू है, TRPSI यानी साधारण ब्याज। इन 4 में से कोई सी 3 बातें देख लो पता होगी। साधारण ब्याज ये रहा, ये सिंपल इंटरेस्ट आपका दे रखा है 3,724, मूलधन आपका दे रखा है 10,640। इनमें से कोई सी एक चीज नहीं पता होगी। आर का मतलब है ये 5% हो गया और टी का मतलब हमें बताना है, भाग में इसे लिखेंगे 100। कैलकुलेट करेंगे, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से इसे काटेंगे 2 पर और 2 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 532। टी का मान बताना है तो इस 532 को यहां से हटाओगे, इसके नीचे आ जाएगा, यानी 3,724 के बटे में 532। ये टी का मान है, पक्का ये किसी से डिवाइड हो रहा होगा क्योंकि आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो डेसिमल में नहीं है। अब कितने से ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे देख लो ऑप्शन में 5, 6, 7 है। अगर 500 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे 2500, 6 तक पढ़ेंगे लगभग 3000, 7 तक देख लो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 1 22, पूरा पूरा ये 7 पे जा रहा है। टी का मान 7 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन का भी सहारा ले लो, अगर कभी कभी गुणा कम करनी है या प्रश्न को आसान बनाना है तो ऑप्शन से जरूर सहारा लो थोड़ा सा। ए अकेले एक कुर्सी को 40 दिन में बना सकता है, बी अकेले उस कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। यदि वे बारी बारी काम करें और पहले दिन ए काम करे तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी। कोई व्यक्ति है ए जो किसी कुर्सी को 40 दिन में बना रहा है, दूसरा व्यक्ति बी है जो कुर्सी को अकेले 24 दिन में बना रहा है। अगर ये पूछे कि उस कुर्सी में काम कितना करना पड़ रहा है तो 40 और 24 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या बता दो जो 40 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए, पक्का 40 से बड़ी होगी। इनका एलसीएम निकाल रहे हैं ये कह लो, तो भाई 40 के पहाड़े में जो संख्या आती वही हो सकती है, 80 आता है, 120, 120 24 से कट रहा है, यही इनका एलसीएम होगा। 120 को अगर हम 40 से भाग करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 120 को अगर 24 से भाग करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। दोनों की क्षमता अगर पता लग जाए तो प्रश्न अब कुछ भी नहीं बचा है। 3 और 5 अगर टोटल जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 8। एक दिन में ये कर रहा है 3 काम, ये कर रहा है 5 काम, तो ये दोनों लोग मिलके एक साथ कितना काम करेंगे, ये 8 काम करेंगे। देख लो, अगर ये 8 काम कर रहे हैं भाई
इसने 3 काम कर दिया, इसने 5 काम कर दिया, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 काम कर रहे हैं एक साथ। लेकिन करना क्या है, बारी बारी काम करेंगे। बारी बारी का मतलब होता है पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी। ऐसे तब तक करना है जब तक ये 120 यूनिट काम ना हो जाए। अब ए से शुरू करना है, तो ए और बी मिलके, ये आप देख पा रहे होंगे ध्यान से, दोनों लोगों ने मिलके 8 काम किया है और हमें क्या कराना है, ये 8 काम 120 तक पहुंचाना है। अगर 120 तक पहुंचना है तो ये 8 काम हो कितने दिनों में रहा होगा, ये मानकर चलना भाई इसने एक दिन में 3 काम किया, इसने एक दिन में 5 काम किया, तो ये 2 दिन में हो रहा है। ये 2 दिन में 8 काम हो गया, लेकिन हमें 2 दिन में 8 काम नहीं कराना, हमें 120 कराना है। तो इस 8 को 120 बना लो। कैसे बनाओगे, यहां पे आप देख रहे हैं अगर हम 15 से गुणा कर दें तो 15 अट्ठे 120 बन रहा है। तो भैया यहां पे भी 15 से गुणा कर दो, आपका आंसर 30 दिन आ जाएगा। देख लो 30 दिन में कितना होगा, 120 काम हो जाएगा और 120 ही काम आपको करना है। 30 दिन डी ऑप्शन में है। अगर वो सीधे सीधे डायरेक्टली ये बोल देता कि ए और बी से हमें काम कराना है, दोनों लोग मिलके, तब भी आपका आंसर यही आता है इस प्रश्न में। बारी बारी से कर रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है, एक छोड़ छोड़ के काम किया जा रहा होगा। पहले ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा होगा, फिर बी काम कर रहा होगा। तो दोनों यहां एक साथ नहीं कर रहे हैं। इसी प्रश्न की लैंग्वेज ऐसी भी आ सकती, एक साथ कर रहे हैं। आज सिर्फ इसने काम किया, कल इसने किया, परसों इसने किया, अगले दिन इसने किया। ये चैन रूल लग रहा है। तो भाई एक 2 दिन में ये क्या कर रहे हैं, वैसे एक दिन में 8 काम कर रहे थे, तो जब एक दिन में 8 काम कर रहे हैं तो इससे आधे दिन लगते, लेकिन अब बारी बारी से करेंगे ना, तो छोड़ छोड़ के कर रहे हैं, इसीलिए 30 दिन आंसर आया। 6 संख्याओं का औसत ए है। वो संख्याएं कौन सी है किसी को नहीं पता, उसमें से 5 घटा दें अगर प्रत्येक संख्या में, तो नया औसत कितना होगा। ये 10th स्टैंडर्ड में ऐसा प्रश्न बनता है और औसत के ये 3 कॉन्सेप्ट भी याद कर लो। अगर कभी सभी संख्याओं में से कोई संख्या घटाई जा रही है तो नया औसत कैसे निकालोगे, पुराना औसत और जो घटा रहे हैं वही यहां से कम करोगे। तो घटा कितना रहे, 5 घटा रहे हैं, तो पुराना औसत ए हो गया और 5 घटा रहे हैं। अगर 5 जोड़ने को कहा जाता तो 5 जोड़ देते, 5 से गुणा करने को कहा जाता तो 5 और एक ही गुणा हो जाती। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बना है औसत की, ये 3 प्रमेय याद कर लो। अगर कभी सभी संख्याओं में कुछ जोड़ा जाए तो नया औसत में कुछ मत करो, पुराने वाले औसत में नई जो जोड़ रहे वही जोड़ दो, आपका नया औसत आ गया। अगर कभी गुणा करने को कहा जाए, सभी संख्याओं में 5 से गुणा कर दी, तो आप पुराने औसत में 5 से गुणा कर दो। अगर कभी कुछ घटाने को कहा है, सभी संख्याओं में से घटा रहे, तो पुराने औसत में से 5 घटा दो, नया औसत आपका आ जाएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। क्रय मूल्य का मतलब हो गया आपका सीपी, जिसे हम लोग क्रय मूल्य कहेंगे, और ये हो गया एसपी, जिसे हम लोग सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कहेंगे। यहां लिखा हुआ है क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से 30% कम है। विक्रय मूल्य से 30% ये कम है। तो अगर ये चीज कम है तो विक्रय मूल्य हमने मान लिया 100 रुपए है, और क्रय मूल्य कितना मानोगे, 30% कम मानोगे। अब यहाँ पे दोनों का अगर रेशियो निकाल लें तो 0 से 0 गया। 7 रुपए की चीज को अगर 10 रुपए में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, लाभ कितना हो रहा है। तो यूनिट में देखोगे 7 रुपए की चीज को अगर 10 रुपए में बेच रहे हैं तो 3 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ हमेशा किस पे होता है, सीपी पर होता है। सीपी 7 है, परसेंटेज में निकालोगे 100 हो जाएगा। 3/7 को आप ओरल भी बता सकते हो, वरना ये 300/7 लिखा है। 300 को अगर 7 से भाग करोगे कितना आएगा, देखो 7 चौक 28, 2 बचा 2 यहाँ के भी, 7 दूनी 14, लगभग 42 दशमलव आपका बन रहा है। और ये एकमात्र ऑप्शन पहले ऑप्शन में है। कंप्लीट अगर इससे सॉल्व करोगे तो 82.86% लगभग में बनेगा, और 42 से केवल एकमात्र ऑप्शन बन रहा है, वो पहला था। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, उनका योग 32 है, तो उनका अंतर कितना होगा। अगर इस प्रश्न को पूरी टेक्निकली मेथड से करोगे, एक पेज का बनेगा। इसमें वास्तव में आपको लॉजिक लगाना चाहिए। कभी भी दो संख्याओं का अगर लासा और मासा दे रखा है
तो एकमात्र फार्मूला इस दुनिया में बना है, वो फार्मूला है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, चाहे प्रश्न में पूछा कुछ भी जाए। अब मासा आपको पता है 60, 4 है, मासा 4 हो गया और लासा हो गया 60, तो कुल मिला के हम यही तो कहेंगे ये 240 लिखा है। अच्छा 240 में क्या है, एक संख्या पहली है और एक संख्या दूसरी है, दोनों की क्या है, गुणा है। फिर इन्होंने कहा है उनका योगफल, अगर हम दोनों चीजों को जोड़ दें तो 32 आना चाहिए। अब बताओ अगर दोनों चीजों का अंतर पूछा जाए तो अंतर कितना होगा। इस प्रश्न को अगर सॉल्व करने लगे एक्स और वाई मान के, पूरा एक पेज का होगा। यहां लगा लो लॉजिक। आप कोई सी दो ऐसी संख्याएं बताओ मैथ में जिनको अगर जोड़ दें तो 32 आ जाए और गुणा कर दें तो 24 आ जाए। तो आपके मन में मान लो आप मैथ में बिल्कुल निल हो, कुछ नहीं आता है, तो सबसे पहले यही तो कहोगे भाई दो चीजों को जोड़ने पे आपका 32 आना चाहिए। तो आप कहोगे एक 31 होगी, एक 1 होगी। 32 हो रहा है लेकिन गुणा करने पे क्या 240 हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो ये तो बहुत कम है 240 से, संख्याएं बढ़ाओ। तो आप कहोगे हम एक के लिए मान लो और पीछे हट जाओ, 30 के साथ 2 करोगे तो ये 60 हो गया, देखो गुणा करने पे 240 लाना है। ऐसे ही आप 29 के साथ 3 करोगे, करते जाओ। 28 के साथ 4 करोगे, 28 चौक ये भी नहीं बन रहा है, ये तो 100 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ। 27 के साथ 5 कर लो, 26 के साथ कितना करेंगे, 6 करेंगे। ऐसे ही 25 के साथ 7 कर लो, 25 सत्ते ये भी नहीं बन रहा है। 24 के साथ 8 कर लो, क्या 24 8 बन रहा है, नहीं बन रहा है। 23 के साथ 9 कर लो, 22 के साथ 10 कर लो, 21 के साथ 11 कर लो, 20 के साथ 12 कर लो। 20 और 12 देख लो बन गया होगा, 20 और 12 को जोड़ रहे हैं 32। ये सब जोड़ने पे तो 32 आ रहे हैं लेकिन गुणा करने पे 240 नहीं आ रहा। ये 20 लिखोगे, ये 12 लिखोगे, ये 20 लिखोगे, ये 12 लिखोगे, गुणा करेंगे देख लो 240 आ रहा है, जोड़कर देख लो 32 आ रहा है। अंतर बताना है। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या अगर घटा देंगे आपका आंसर 8 आ जाएगा। 8 का मतलब हो गया आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13/2 ये बॉल्डमास नियम का प्रश्न बन रहा है। 13/2 प्लस 80 भाग 40 माइनस 30/7 का 5 माइनस 1/3। कभी भी बॉडमास नियम का अगर प्रश्न मिले सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना। ये देख लो बॉडमास नियम केवल ऐसे लिखोगे अपने आप याद आ जाएगा, पहले क्या करना है। ब्रैकेट, ब्रैकेट एक नंबर पे ये लिखी हुई है, 5 में से 1/3 कम करोगे तो ये 3 पंजे 15 में से 1 कम करोगे ये 14/3 लिखा है। उसके बाद ऑफ, ऑफ का मतलब है का, ये पहला नंबर होता है, ये दूसरा नंबर। का मतलब यहाँ पे गुणा करोगे, ये 30/7 हो गया। इतने प्रश्न को हल करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, ये तीसरा नंबर है। भाग करेंगे तो इस 80 के लिए क्या करेंगे, 40 से भाग करेंगे। 80 को अगर 40 से भाग करोगे तो ये आपका बन जाएगा 2 और ये 13/2 बिल्कुल ऐसे ही। कैलकुलेट अगर इसे करोगे 13/2 हो गया, ये 2 बन गया। इससे अगर इसे कैलकुलेट करेंगे 2, इससे काटेंगे 10, टोटल आपका बन जाएगा 20। 2 में से अगर 20 कम करोगे, चाहे पहले जोड़ दो चाहे पहले घटा दो, हालांकि यहाँ गुणा के बाद आपको जोड़ और घटाया करना है, लेकिन जोड़ और घटाते समय कोई भी स्टेप पहले लगा दो, प्रश्न गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बनेगा 13/2। 2 में से 20 कम करोगे 18, किसी भी भिन्न में से अगर 18 कम करना है इसके नीचे भिन्न बना लो बन मान के। 18 दूनी 36, 13 रुपए में से 36 रुपए अगर कम करोगे माइनस के 23/2, ये आपका दे रखा है पहले ऑप्शन। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो गई है, कितने वर्षों में 216 गुना होगी। 4 वर्ष में कितने हो गए कोई रुपए, 6 गुना। अगर कभी चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न में गुना वाला सवाल मिल जाए तो ऐसे प्रश्न केवल 2 टाइप से बनते हैं, यहां दोनों बार गुना दे रखा होगा या यहां दोनों बार समय दे रखा होगा। अगर दोनों बार समय दे रखा है तब एक गुना मिटा के एक पूछेंगे, अगर गुना दे रखा है तो समय पूछा जाएगा। तो हमेशा याद कर लो कि जो बाद वाला गुना है इसे पहले वाले गुना की घात में बना लो। तो 216 के लिए हम 6 से तब तक काटेंगे जब तक 1 ना आ जाए, तो इसे आप 6 की पावर 3 लिखोगे और जब इसे पावर में बदल लो
तो जो यहां से पावर आपने बनाई है इसके लिए ले जाओ पुराने वाले समय में गुणा कर दोगे, आंसर आपका 12 वर्ष आ जाएगा। यही इसका आंसर हो गया, पहला ऑप्शन। ए और बी क्रमशः इतने इतने रुपए निवेश करके कोई व्यापार शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए और बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। वर्ष के अंत में उन्हें इतने रुपए का लाभ होता है, तो बी का लाभ कितने रुपए होगा। एक व्यक्ति ए मान लो, एक व्यक्ति बी मान लो। ए ने 28,000 रुपए निवेश किए हैं और बी ने 42,000 रुपए निवेश किए हैं। अगर यहाँ पे समय नहीं लिखा होता तो डायरेक्ट यहीं से रेशियो निकालते। अब चूंकि इसने क्या किया है, ए ने 8 महीने के लिए और इसने किया है 1 वर्ष के लिए, जिस रेशियो में उन्होंने रुपए जिस समय के हिसाब से लगाया है उसी रेशियो में उन्हें प्रॉफिट होगा। 3 जीरो यहां है, 3 जीरो हटा दो। 14 से इसे काटेंगे 2 पर, इसे काटेंगे 3 पर। 4 से काटेंगे 2 पर, 4 से काटेंगे 3 पर। ये बन जाएगा 2 दूनी 4 और ये बनेगा 3 तिया 9। इससे 4 रुपए का फायदा होगा, इससे 9 रुपए का फायदा होगा। अब अगर दोनों को जोड़ दें तो ये बन जाएगा 13 रुपए का फायदा किसके बराबर होना चाहिए, 21,125 के बराबर होना चाहिए। हमने कहा है 13 किसके बराबर है, 21,125 के। अगर यहां से एक पूछे किसके बराबर है तो 21,125 के भाग में 13 आ जाएगा। बताना हमें क्या है, बी का प्रॉफिट बताना है। तो बी का मतलब बी को तो 9 मिल रहा है, 9 से यहां पे गुणा कर दो। कैलकुलेट करेंगे, देखो 13 से इससे भाग करेंगे कितना आएगा, 13 एकम 13, यहां बचा 8 तो ये 81 हो गया। 81 का मतलब है 13 छक 78, 3 बचा तो ये 32 हो गया। 13 दूनी 26, 6 बचा, 13 पंजे 65। इसमें अगर 9 से गुणा करोगे, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 छक 54 और 2 56, 9 एकम 9 और 5 14, 14,625 आपका आंसर होगा। अगर इसी प्रश्न में वो ए का प्रॉफिट पूछ लेता तो यहां 9 की जगह ए को 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 4 से गुणा करते, या 4 अनुपात का प्रॉफिट हो रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे अनुपात बना लो, ये 13 अनुपात है तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 1625 के बराबर। वो ये पूछ सकते थे इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो 9 में से 4 का अंतर करेंगे, 5 से गुणा यहाँ पे कर देंगे। एक दुकानदार अगर 20% की छूट देता है तो 36% का उसे लाभ होता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है ये बताना है। प्रश्न में किस किस चीज का जिक्र हो रहा है, देखो भाई डिस्काउंट दे रहा है तो पक्का यहाँ पे मार्क प्राइस की बात चल रही होगी, सेलिंग प्राइस की बात चल रही होगी और क्रय मूल्य की बात चल रही होगी। ये क्या है, अंकित मूल्य है, इतने में बेच रहे हैं, इतने में खरीद रहे हैं। 20% की हमने छूट दे दी किसी को, तो 20% की छूट का मतलब क्या हुआ, अगर आप कहीं पे भी 20% की छूट दे रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ, दो कंडीशन यहां से बनी है कि वस्तु के ऊपर 100 रुपए लिखा है और 80 रुपए में हमने उसे बेच दिया है। ये मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है। तो हमारे हिसाब से यहाँ मार्क प्राइस 100 बन रहा है और सेलिंग प्राइस 80 बन रहा है। लेकिन फिर कहा है वो 36% का लाभ कमा रहा है। तो भाई 36% लाभ का मतलब क्या होता है, 36% प्रॉफिट का मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद कर ला रहे हैं, 100 रुपए में अगर बेच रहे हैं, आप कैसे भी समझ सकते हो, दो स्टेप यहां से बना सकते हो। 36% आपको फायदा हुआ है, मतलब 100 रुपए की चीज आप खरीद कर लाए तो उसे 36 रुपए बढ़ा के बेच दिया है। तो यहां से बन रहा है एसपी आपका बन रहा है 136 और सीपी बन रहा है 100। तो यहाँ एसपी जो बना होगा वो 136 होगा और सीपी बना होगा 100। अगर यहाँ पे कंप्लीट रेशियो निकालेंगे तो देख लो कैसे निकालेंगे, खाली जगह फुल करनी है। ये 80 यहाँ लिखा है तो इसे यहाँ लिखो, 136 यहाँ लिखा है तो 136 यहाँ लिख लो। हमें बताना है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है। अंकित मूल्य का मतलब यहाँ की बात चल रही है, क्रय मूल्य का मतलब यहाँ की बात चल रही है। जब यहाँ बात चल रही तो इन दोनों से मतलब रखो, ये हो गए, अगर दोनों की गुणा करेंगे तो ये अंकित मूल्य है और यहाँ दोनों की गुणा अगर करोगे तो ये क्रय मूल्य हो गया। 100 से देख लो 100 कैंसिल हो गया, 4 से इसे काटोगे तो ये 20 पर जाएगा, या 8 से पूरा हो रहा है, 8 से ही काट दो, 8 से काटोगे ये 10 पर हो गया, 8 एकम 8 हो गया, यहाँ 5 8 सत्ते 56। 17 रुपए किसी वस्तु पर लिखा है और उसे हमने 10 रुपए में खरीदा है। तो बस बताना ये है
अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है? भाई ज्यादा तो हमें दिख रहा है, ये 7 रुपए ज्यादा है। मार्क प्राइस सीपी से अधिक कितना है ये पूछ रहे हैं। तो ये तो बहुत आसान सी बात है बच्चों वाली की 7 अधिक है। इसके बटे में क्या लिखोगे? सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी। तो बटे में हमेशा जहां से लिखा होता है परसेंटेज के प्रश्न में वही आता है नीचे, या जिससे तुलना करेंगे। यहाँ सीपी से तुलना कर रहे हैं 10 आएगा, और परसेंटेज अगर निकाल रहे 7/10 को मूजमानी भी बता सकते हो, बाकी 100 से गुणा कर लो, पता लग जाएगा क्या परसेंटेज है। ये 70% अधिक है, इसका मतलब पहला ऑप्शन। एक वर्ग का विकर्ण दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है उसके दो फार्मूले होते हैं, एक तो होता है भुजा स्क्वायर और एक होता है विकर्ण स्क्वायर का आधा। जो चीज दे रखी हो उससे काम चला लो, ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मत फैलाओ। अगर भुजा दे रखी है तो भुजा के फार्मूले से लगा लो, विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण से। फिलहाल में तो विकर्ण मालूम है, विकर्ण दे रखा है 14, इसका स्क्वायर करोगे और आधा। 14 की गुणा 14 से 2 बार करोगे 196 होगा, और 196 का आधा होता है 98। ये पहले ऑप्शन में आपके दे रखा। सुमित, रवि और पुनीत एक कारोबार में इतने रुपए निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में कुल 4800 रुपए का लाभ होता है। ये लिखा होगा, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जिसका 30% चैरिटी में दिया जाता है और शेष लाभ उनके बीच में बांटा जाता है। सुमित का हिस्सा कितना होगा? एक सुमित हो गया, एक रवि हो गया, एक पुनीत हो गया। इसने 45,000 रुपए लगाए हैं, इसने 81,000 रुपए लगाए हैं, इसने 90,000 रुपए लगाए हैं। जिस रेशियो में इन्होंने रुपए लगाए हैं उसी में इन्हें प्रॉफिट होगा। 4 जीरो देख लो सभी में है, 4 नहीं है 3 जीरो सभी में है, तो 3 जीरो सभी से काट दो। अगर हम लोग इसे 9 से काटेंगे, देखो 9 से काटने पर 5, 9 से काटेंगे 9, 9 से काटेंगे 10। इस रेशियो में उनके लिए प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो कुल प्रॉफिट हुआ है उससे मतलब नहीं रखना है हमें। इतने रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन इसका 30% क्या कर रहे हैं? दान कर दे रहे हैं। तो अगर ये पूछा जाता कि अब रुपए कितना रह गया है, तो शेष फायदा आपके पास कितना बचा होगा ये पता कर लो। भाई 4800 रुपए आपके पास थे, 30% दान कर दिया, 70% अभी भी रह गया हो। कैलकुलेट अगर करोगे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 0 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28 और 5 कितना होता है? 33। इतना रुपया बांटना है, और वो बांटोगे कहां? इनके लिए बांटना है। इसे 5 मिल रहे हैं, इसे 9 और इसे 10। टोटल 5 और 9 14 और 10 कितना होगा? 24 का फायदा हो रहा है, और 24 का फायदा हम कह रहे हैं, लेकिन प्रश्न के हिसाब से 3360 रुपए का फायदा हो रहा है। अगर एक अनुपात यहां से बताओगे तो ये 3360 के भाग में 24 आ जाएगा। हमें बताना किसका हिस्सा है? सुमित का हिस्सा बताना है। तो सुमित को तो आप कितने रुपए दे रहे हो? सुमित के लिए 5 मिल रहे हैं, 5 से गुणा करो। 12 से भाग करोगे 12 दूनी 24, 12 से भाग करोगे 12 दूनी 24, 9 बच्चा, 12 अट्ठे 96, 0। 2 से काटेंगे 140, 140 की गुणा 5 से करोगे 700 रुपए का फायदा हो रहा है पहले ऑप्शन में। अगर यहीं पे लिखा होता बताओ रवि को कितना फायदा है, तो यहाँ 5 की जगह 9 से गुणा करते। पुनीत को कितना फायदा है, तो 10 से गुणा करते। बस बाकी सेम कैलकुलेशन यही रहती। बॉडमास नियम का एक और प्रश्न मिल गया है, कहा है इसका मान बताओ। सबसे पहले बॉडमास नियम में भाग करते हैं। 523 बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, प्लस ये 2 बार 523 गुणा 523 लिखा है, और इसके नीचे 523 से हम भाग करेंगे। इससे ये गया 523, 523 जब जोड़ोगे तो 1046 आपका आंसर आएगा, जो तीसरे विकल्प में है। एक कार के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है, तो कुल राजस्व पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा ये बताना। अगर 25% कार का मूल्य बढ़ा दे रहे हैं तो बिक्री 16% कम हो जा रही है। हम मान ले रहे हैं ये ए है,
इसे मान ले रहे हैं बी है। ये वृद्धि कर रहे हैं तो प्लस मान लो, यहाँ कमी कर रहे हैं तो इसे माइनस मान लो। फार्मूला डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दो, जो चीज प्लस की है वो प्लस लिख दो, जो माइनस की है वो माइनस लगा दो। ए की जगह पे लगा दो 25, बी की जगह पर 16, लेकिन ये माइनस है तो अगर माइनस है तो यहाँ -16 लगाओ। ए की जगह 25, बी की जगह -16, भाग में 100। 25 से इसे काटोगे 4 पर, 4 से इसे काटोगे 4 पर, इधर बचा होगा 25 -16 और ये बना होगा -4। 25 में से पहले 16 कम करो, फिर 4 कम करो, तो टोटल एक साथ 20 कम कर दो। 5% आपका प्लस बन रहा है। प्लस का मतलब है ये वृद्धि को दर्शा रहा है। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर अपना आंसर जो आता वो 5% रहता, लेकिन फिर कमी होती। अब 5% की वृद्धि आपकी पहले ऑप्शन में है। आज की इस क्लास में एक अच्छा सा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट करा दिया है। इसमें आपका स्कोर कितना रहा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अपनी तैयारी को और अच्छा कर लीजिए, क्योंकि अब बस केवल 2-3 दिन आपके एग्जाम के और बचे हुए हैं एसएससी जीडी के। स्कोर अब कोशिश करिए कि पूरा 20 में से 20 रह रहा है। इंतजार रहेगा आपके स्कोर का कि कमेंट सेक्शन में बताना। जितनी मेहनत की है कम से कम हमने, उसी के लिए बता देना कि आपका स्कोर कितना रहा है। पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो अपना टेलीग्राम चैनल मैथ कार्डर खत्म, या फिर यहां से ना जुड़ो तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहां से आप जुड़ सकते हो। और ऐसी ही क्लास आपको रेगुलर मिलती है, इसके लिए आप अपने चैनल मैथ कार्डर खत्म से जुड़ जाए, जिससे आपको परमानेंट ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।